नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। थर्ड बैटल ऑफ तेलंगाना। जी हां, आज मतदान का दिन और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपनी अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आपको वोट कास्ट करना है और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है। बयानबाजी बहुत हुई, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुआ, लेकिन आज जो आप निर्धारित कर देंगे वो तय हो जाएगा। तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 119 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, जिसमें बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। तो तेलंगाना में आज मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ ही 119 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए और पहले मतदान, उसके बाद जलपान। राज्य में 35,655 मतदान केंद्रों पर 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनमें से 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। बिल्कुल, केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियां भी तैनात हैं। पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। 45,000 राज्य पुलिस और पड़ोसी राज्यों से 23,500 होमगार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच 2,05,000 से अधिक कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। आपको ये बता दें कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तो तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोटिंग की है। तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, देखिए। और बीआरएस नेता के कविता ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 2018 के आंकड़ों को आप देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज को आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, आर पार की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि केसीआर जिन 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, गजेवल और कामारेड्डी, वहां पर 150 से ज्यादा बेरोजगारों, निर्दलियों ने नामांकन आखिरी दिन किया था और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि केसीआर के लिए इस बार कांटे की टक्कर होने के साथ साथ मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं उन तमाम 2 सीटों की, जिसमें गजेवल में भाजपा ने उनके खिलाफ इटाला राजेंद्र को उतारा है और कहा जा रहा है कि थोड़े मजबूत हैं। वहीं आप बता दें आपको, कामारेड्डी क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी चुनावी मैदान में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, देखिए वो तस्वीरें कुछ वक्त पहले की दिखा रहे हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन पहुंचे थे। और अल्लू अर्जुन यूथ आइकॉन कहे जाते हैं। जिस तरीके से उनकी फिल्म हिट हुई और इसी को लेकर तमाम जो युवा हैं उनको बहुत मानते भी हैं, आइकन मानते हैं। कि कविता की तस्वीर और यूं कहें कुछ वक्त पहले जब उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, सभी से अपील की थी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है इन तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि यदि हम बात करते हैं चुनावों की, तो 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महंगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा बहता है वो तेलंगाना में बहा है। जी हाँ, लेकिन अभी भी ये बहुत दुखद है। ऐसे कई क्षेत्र हैं तेलंगाना में जो अभी भी विकास की बांट जो रहे हैं। अरबपति हैं वहां के विधायक भी, सांसद भी, लेकिन ये दुख की बात है कि अभी भी विकास की बात जो रहे हैं। हालांकि अब देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, क्योंकि तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में केसीआर तो है, लेकिन जो आरोप उन पर लगातार लग रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जूनियर एनटीआर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम जो अभिनेता हैं वो लगातार आपको बता दें कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कतारों के बीच में पहुंचे हैं जूनियर एनटीआर। और कहीं ना कहीं ये अपील भी है।
तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको लगातार हाल बता रहे हैं। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। रत्नेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रत्नेश जी बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। बिल्कुल रत्नेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। क्या लग रहा है, सीधी टक्कर देखते हैं इसे या मुकाबला त्रिकोणीय, क्या माने? देखिए दीपिका जी, आज ये देखना है कि तेलंगाना की जनता जो है वो केसीआर के भ्रष्टाचार, आतंक और बीजेपी के जो जुमलेबाजी और दहशत की राजनीति को नकार कर आज कांग्रेस की विकास की नीति की राजनीति एवं सर्वधर्म समभाव की राजनीति और रोजगार युक्त की जो राजनीति है उसके लिए वो रोजगार युक्त तेलंगाना, महंगाई मुक्त तेलंगाना के लिए वोट कर रही है। और यहीं से आपको दिखना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केसीआर की पार्टी जो बीआरएस है, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थी, ये तेलंगाना की जनता ने पहचान लिया है। और इस बार तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर रही है। और हमने जो अपनी जन नीतियों का घोषणा पत्र जारी किया था उस पर विश्वास करके इस बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार तेलंगाना केसीआर और बीजेपी मुक्त हो रहा है। टी राजा जैसे विधायकों से मुक्त हो रहा है जो अपने कम्युनल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। आर के मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, ये तो कह रहे हैं कि तेलंगाना मुक्त होने जा रहा है और कांग्रेस के हाथों में आने जा रहा है, लेकिन अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा किया है कि कमल खिलेगा। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि 2018 के जो चुनावी नतीजे हैं वो इस तरफ तो इशारा नहीं करते। सर ठीक बात है पूजा जी, आपने बिल्कुल कहा कि 2018 के चुनाव में ये बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस की जो बौखलाहट है मुझे अभी सुबह ही नजर आ रही है। रत्नेश जी अभी कह रहे हैं जो कि बीआरएस को हटा करके, भाजपा को हटा करके कांग्रेस आ रही है सत्ता में, तो बड़ा ही मुझे अजीब लगता है, आश्चर्य लग रहा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सारे जगह चुनाव हार रहे हैं और ये पांचवा ऐसा स्टेट है तेलंगाना जहां पर इनका जो वोट प्रतिशत था मुझे लगता है 28% था 2018 के अंदर। और हमारी ये जरूर है जो कि हमने तेलंगाना के अंदर में 2018 में हमारा वोट प्रतिशत 7 के आसपास था। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि, लेकिन ये चीज जरूर है जो कि वहां पर समीकरण जरूर बदलेगा पूजा जी। क्योंकि आपने देखा होगा जो कि 2011 में 7% हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, हमारी वोट प्रतिशत हुआ करती थी। 2016 के अंदर में हमारी सर समीकरण बदलेगा, ये तो ठीक है बात, मान ली आपकी बात, समीकरण बदल सकता है, लेकिन एआईएमआईएम क्यों नहीं? एम फैक्टर भी तो है सर वहां पर, उनके पास तो सीटें भी आपसे ज्यादा थी, उनका तो वोटिंग परसेंटेज भी था। तो आप कांग्रेस और बीआरएस को दरकिनार कर रहे हैं अगर, तो एआईएमआईएम को ले लीजिए। आप इतने अपने आप को लेकर के श्योर कैसे हैं? मैं बिल्कुल श्योर हूँ पूजा जी, उसकी वजह है जी। जो भाजपा की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा समग्र विकास की। अभी अच्छा, आप पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं और उन्हीं पॉलिसी पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। मिश्रा जी, कांग्रेस का कहना है, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के दो यार ओवैसी और केसीआर, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कविता का नाम सामने आ जाता है शराब मामले में, दिल्ली शराब घोटाले में, तब उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो मीटिंगों का दौर चलता है। वो साफ कह रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी कहीं ना कहीं साठगांठ में है। क्यों रत्नेश जी? देखिए दीपिका जी, सबसे बड़ी बात देखनी होगी कि एआईएमआईएम जो है और बीजेपी, उनका गठबंधन कितना तगड़ा है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम ने कितने प्रत्याशी उतारे थे? लगभग 90 के आसपास। तेलंगाना जो उनका गढ़ है वहां पर वो कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? 9। आप सोचिए कि जब जब लगता है कि बड़े भैया हार रहे हैं तब तब छोटे भैया उनको बचाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन जिस तेलंगाना में, जिस हैदराबाद से सांसद हैं ओवैसी, वहां पे 119 सीटों में केवल 9 सीटों पर, ये भैया ये गठबंधन क्या कहलाता है ये भी जनता को बताना होगा। और आपने एक बहुत सही बात पूछी कि कविता का जब आता है नाम शराब घोटाले में तो केसीआर के बेटे जाके अमित शाह से मिलते हैं और उसके बाद चीजें मैनेज हो जाती हैं। चलिए, ये अभी रिश्ता क्या कहलाता है जी बताएंगे। रत्नेश जी, ये चीजें भी तो जनता देख रही है ना। और सीधी सी बात, और यही चीज क्या देखिए, बीजेपी क्या ये समझ पाई है, या यूं कहें कि साफ तौर पर मिश्रा जी कांग्रेस को भांप लिया, या कांग्रेस ने तमाम स्थितियों को भांप लिया? इसीलिए जो आपने देखा होगा आखिरी आते आते कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है बहुत अलग वे में चला गया। इससे आप वाकिफ हैं, क्या मानते हैं मिश्रा जी आप? देखिए दीपिका जी, यहाँ पर एक चीज तो जरूर है जो कि कांग्रेस के अंदर में जिस तरह से ये एक दूसरे को मिलाने की, देखिए ये तो इनका
हमेशा सही हमने देखा है, जो कि हाँ। इस तरह के प्रयोग करने का काम करते हैं। हाँ। ये संजोग कोई चीज नहीं होता, बिल्कुल प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयोग में इनको सफलता मिलती नहीं है। सर बाकी राज्यों में सांसद उतार कर प्रयोग तो आपने भी किया है, प्रयोग में तो बीजेपी कहाँ पीछे है सर? पूजा जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं प्रयोग हमने प्रयोग वहां किया है जहां पर हमें लगता है, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ पर समग्र विकास की आवश्यकता है। अच्छा, और वो हर करें तो गलत है, आप करें तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो कि समग्र विकास करने के लिए हर कोई पार्टी को उनकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद मंच से कहा है, जो कि अगर आपको लंबे दीर्घ काल तक सत्ता में अगर आपको अपने आप को बना करके रखनी है, हाँ। तो निश्चित तौर पर हर जगह हर क्षेत्र देखिए, में विकास। हाँ रत्नेश जी, यहाँ पर आप पहले आर.के. मिश्रा जी से पूछूं जरा मैं, रत्नेश जी क्या लगता है यहाँ पर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात लगातार कही जा रही थी और इसका विरोध कहीं ना कहीं केसीआर झेल चुके थे, लेकिन केसीआर ने दोनों मर्तबा नहीं सुना और दोनों बार खुद ही सत्ता पर काबिज हो गए। हालांकि बीजेपी अभी वादा जरूर कर रही है कि अगली बार जो मुख्यमंत्री हम लाएंगे, यदि हमारी सरकार बनती है तो वो अल्पसंख्यकों का। लेकिन जरा मुझे आर.के. मिश्रा जी समझा दीजिए, आप यहाँ पर आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही हटा दिया, वो कौन थे, क्यों हटाया, क्या वजह रही? देखिए, इसमें ये एक हाँ। चीज है, संगठन क्या निर्णय लेती है। ये तो संगठन बंदी की- संजय तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे ना, वो अल्पसंख्यक भी थे ना, और आप फिर किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री लेके आएंगे वो भी अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें क्या है, आपको बता देता हूं। जब चुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में जब आएंगे, तो हम संगठन के तौर पर एक, आप जानते ही हैं, जो कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से अलग है, क्योंकि कांग्रेस केवल बातें करती नहीं, है। आपका ये अलग तरीका जो है कहीं आपको दक्षिण में घुसने नहीं दे रहा, और क्योंकि कर्नाटक बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हारी और कहीं ना कहीं मनोबल जो है कांग्रेस का ऊंचा है। रत्नेश जी अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई शायद अगर देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन तेलंगाना का प्रचार का अंतिम दिन था, उस दिन किस पार्टी की टॉप लीडरशिप वहां पे प्रचार में थी? भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप थी क्या वहां पे? बीजेपी से अमित शाह थे? नहीं थे। नरेंद्र मोदी थे? नहीं थे। राजनाथ सिंह थे? नहीं थे। मतलब बीजेपी को ये एहसास हो गया भैया तेलंगाना में कुछ नहीं हो रहा है, और मोदी जी बड़े चतुर आदमी हैं। गुजरात लाभी बड़ी चतुर जी, है। आपको नहीं लगता जो बीजेपी ने दाव खेला है, उस दाव की क्या काट है? मेरी बात तो अल्पसंख्यक- पहले कंप्लीट हो जाए। हाँ। तो तेलंगाना में तो चुनाव उसी दिन हार गए जिस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने आप को प्रचार से दूर कर लिया, क्योंकि ये दोनों हार का ठीकरा अपने सर पर नहीं लेना चाहते। किसको लगा दिया? चलिए, एक नाथ प्रचार शिंदे प्रसार- को हाँ, और मैं कह देवेंद्र रही हूँ। फडणवीस को। रत्नेश जी, भैया अगर प्रचार हारे प्रसार तो की इन बात तो हम पे करेंगे। प्रचार प्रसार तो आज मालूम पड़ जाएगा कि जनता किसके पक्ष में वोट कर रही और है। दूसरी लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि चुनाव प्रचार के साथ 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ये ऐलान किया गया था, ये एक बड़ी चाल देख रहे हैं आप? क्या लगता है, चूंकि बड़ा दाव भी है बीजेपी का, हम कमतर नहीं आंक सकते किसी को भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में ही धुंध है। अभी आप ही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं। तो भैया ये कहना क्या चाहते हैं आप? अगर आप अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री लाएंगे तो फिर अल्पसंख्यकों के आरक्षण से आपको दिक्कत क्या है? या तो फिर आप ये केवल जुमला दे रहे हैं वहां के अल्पसंख्यकों को कि हम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री लाएंगे। तो मोदी जी और अमित शाह को तो यही नहीं पता है कि बोलना क्या है तो और आगे बोलना मिश्रा जी क्या और confused करना है क्या। क्या बीजेपी? दूसरी बात हाँ। प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आधे से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की जो 94 నా పేరు మండవ రామకృష్ణయ్య. जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। तेलंगाना के चुनावों को अगर आप समझेंगे तो पूर्व क्रिकेटर से लेकर के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो इस समय रणयुद्ध में अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास वापस नहीं, मेरी बात लौटूंगी। रुकिए, बात कंप्लीट हो सर, जाने बात दीजिए। कंप्लीट कीजिए। हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रशिक्षित होने की जरूरत है। ये एक तरफ कहते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर दें, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय संस्कृति में अगर कोई भी धर्म पला बढ़ा है तो वो जाति फैक्टर से अछूता नहीं रहा है। मुस्लिमों में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं, अफजाल, अखलाक और अंसारी। अंसारी कैटेगरी जो होती है बेसिकली वो ओबीसी
की जातियां हैं वहां पर। ओबीसी के ये मान के चलिए कि मुस्लिमों की 70% जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी के तहत आरक्षण पाती हैं। तो क्या ओबीसी के आरक्षण को भी समाप्त करेगी या रिवाइज करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी हौच पौच की स्थिति में है दीपिका जी। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी फेल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा डाउन हो रहा है। अब पता नहीं कैसे उनको बचाने के चक्कर में ये तो चुनाव हारते चले जाएंगे। तो काम करिए और काम बताइए। और एक चीज और, प्रधानमंत्री जी जब अपनी सभाओं में अब जाते हैं तो वो ये नहीं बताते कि हमने 9 साल में ये किया, नेहरू ने ये नहीं किया था, इंदिरा ने ये नहीं किया था। अरे नहीं किया था उससे जनता नहीं मतलब है। अब आप नई दुल्हनिया नहीं रह गए हैं, नई बहुरिया नहीं रह गए हैं। 10 साल में आपका चाल चरित्र देश ने देख लिया। अब बताना पड़ेगा आपने क्या किया है, कितना जनरेट किया आपने देश के लिए और कितना देश को डुबाया। ये देश बेच के और अडानी के साथ अपनी दोस्ती निभाने का काम मोदी जी अब नहीं चलेगा। तेलंगाना की जनता झटका दे रही है और ऐसा झटका दे रही है कि बेहोशी की हालत में होंगे। चलिए ठीक है, आर.के. मिश्रा जी आपके पास आऊंगे। सर, आप अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपने हटा दिया, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी कितने हैं वही गिना दीजिए, कितने प्रत्याशियों को मौका दिया है आपने? देखिए एक चीज यहाँ पर पूजा जी मैं कहना सर पहले मैंने जो पूछा था उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और आपका जवाब ही बहुत सारे सवालों को खत्म कर देगा सर। मैं बिल्कुल वही उसी विषय पे पहले मैं आपके ही बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष आपने हटा दिया, ये संगठन का निर्णय है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। कहाँ क्या तय होगी ये संगठन निर्णय करता है। तो इसीलिए इसमें इसकी बात। दूसरी बात जो 4% आरक्षण की बात कर रहे थे, हम कहीं भी कंफ्यूज नहीं है पूजा जी, हम कहीं कंफ्यूज नहीं है। देखिए आरक्षण की आवश्यकता प्रत्याशी नहीं बताया सर आपने, बता रहा हूँ। अच्छा चलिए आर.के. जी, अरे चलिए यूपी में तो आपके पास मोहसिन रजा है, चलिए उन्हीं यूपी को बना छोड़ दीजिए दीजिए। सीएम। चलिए यूपी छोड़ दीजिए, अभी तेलंगाना वहां पे। तो आपके पास पूर्ण बहुमत है ना। ये भाई अरे एमपी में बना दीजिए, चलिए उत्तराखंड में बना दीजिए। मतलब जहां पर है वहां नहीं बनाएंगे, बस तेलंगाना की जनता को लॉलीपॉप दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता सर, है। यहाँ ज्ञानी सभी नहीं, ज्ञान सर, यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। रत्नेश जी जरा आप बात कंप्लीट करिए। यहाँ पर रत्नेश जी, ज्ञान आर.के. का मिश्रा कोई जी मतलब ही नहीं है। दोनों ही बहुत ज्ञानी हैं, तभी न्यूज इंडिया अरे के मैं तो प्लेटफॉर्म पे आपको आप दोनों ही प्रणाम बैठे करता हूं हुए हैं। भैया। आप दोनों ही सम्मानीय हैं, दोनों ही सम्मानीय हैं। हाँ आर.के. मिश्रा जी। पूजा जी देखिए यहाँ पर 4% आरक्षण की बात हुई है। हमने कहा जो कि 4% आरक्षण हटा देंगे। आरक्षण की आवश्यकता है उनको वो जहां पर आरक्षण की देने की बात हो। 4% आरक्षण हटाने का मतलब ही यही है। तो यहाँ पर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आरक्षण देने की बात नहीं है। इसका उदाहरण मैं एक देता हूँ। 27% ओबीसी का आरक्षण है। रत्नेश जी भी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, आप लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन 27% आरक्षण क्या ओबीसी के हर एक समुदाय, हर एक जाति को मिल रहा है? इसीलिए रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई है, ये वही चीज है जो कि हमने उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमने देखना है, जो कि ओबीसी के अंदर में जितनी भी जातियां हैं उसको बराबर का हक मिले। यही आयोग की रिपोर्ट हमें बता रही है। लेकिन जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से कैसे पार पा पाएंगे? ये साफ तौर पर बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री की बेटी पर ही आरोप रहे हैं, कविता पर ही आरोप हैं। संजय चले गए जेल में, आम आदमी पार्टी के चले गए जेल में, तमाम बड़े मंत्री नेता चले गए जेल में, कविता अभी तक बाहर है। और इसी को लेकर कहा गया कि ये सांठगांठ कहीं ना कहीं दिल्ली में हुई थी और ये जो है, ये नब्ज जो है वो जनता भाग गई और ये नब्ज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी पकड़ ली। इसीलिए आज हाँ जी आपने सटीक प्रश्न किया। मैं वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। आपने कहा कि कविता की बात, हाँ। उनकी इन्वॉल्वमेंट है शराब घोटाले के अंदर, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए ये जो एजेंसियां हैं ये फेज वाइज काम करती। आपको आप देखेंगे जो किस तरह से हमने सिसोदिया साहब से एजेंसी ने पूछताछ करी, उनको अंदर किया। जहां बीजेपी की थोड़ी संभावना होती है वहां ज्यादा सक्रिय रहती है सर, ऐसा है क्या? ऐसी बात देखिए पूजा जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जहां पे भी एजेंसियों को लगता है जो कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, फेज वाइज के ऊपर में काम होता है। इसीलिए मैं एजेंसी अच्छा यही एक वजह भी रही थी इलेक्शन के फेज वाइज सर। नहीं इलेक्शन के अच्छा नहीं, ये पूजा बहुत दिलचस्प है, यही बताएंगे मिश्रा साहब बताएंगे, यही वजह रही क्या? जवाब देते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। INDIA गठबंधन में शामिल नहीं हुए केसीआर। इंतजार बहुत हुआ, बहुत इंतजार किया गया बिहार में कि भैया केसीआर आएंगे, शामिल होंगे। केसीआर ने इनकार कर दिया। क्या लगता है रत्नेश जी, यही वजह क्या माने? देखिए INDI गठबंधन है, उसको इंडिया गठबंधन बोलिए आप लोग। इंडिया बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो इंडिया गठबंधन में कौन आता है कौन नहीं आता है ये गठबंधन की जो टॉप लीडरशिप है वो निर्धारित करेगी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी से डर है वो कहाँ उसके विरोध में बोल पाएंगे। भाई रत्नेश मिश्रा नहीं डरते नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से, तो खुल के बोलते हैं कि हमारी जांच करा लीजिए। अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्यों डरेंगे। हमारे माँ पिताजी के मृत्यु के उपरांत मेरे पास जो 10-12 बीघे जमीन आई है उनसे पैतृक संपत्ति वो योगी और मोदी मुझसे छीन नहीं सकते। बाकी हम फकीरी वाले आदमी हैं, हम इनसे क्या खाक डरेंगे। तो दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कि मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत क्यों है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को 70 कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि 70 कमेटी की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया। लेट मी कंप्लीट सर, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, आपका जवाब भी पूरा सुनेंगे और साथ में आर.के. मिश्रा के भी जवाब सुनेंगे। लगातार अपडेट पर निगाह हमारी बनी हुई है और पूरे दिन आपको बताएंगे कि तेलंगाना में क्या कुछ हलचल हो रही है और क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जो हावी हैं वोटिंग के दौरान। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।